एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉजिक क्लासेस के करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों 28 फरवरी की इस करंट अफेयर सीरीज के अंदर दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज ये प्रतिदिन आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे प्राप्त होती है, 6 बजे मिलती है। दोस्तों शुरू करेंगे अपनी सीरीज को, शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों हम हमारे द्वारा ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रोवाइड किए जा रहे संपूर्ण कोर्सेज के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे द्वारा जो है बीए के सभी स्टूडेंटों के लिए बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों को कवर करते हुए दोस्तों सभी लगभग सभी सब्जेक्टों को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से। जिसमें दोस्तों फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पर राजनीति विज्ञान के दोनों प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत, ये दोनों सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही लेक्चर इसमें बचे हुए और मुश्किल से 3-3 4-4 लेक्चर मात्र बचे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी प्राचीन भारत का इतिहास, व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये तीनों सब्जेक्ट अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों भौतिक भूगोल और समाज शास्त्र ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। वहीं सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंदर प्रमुख देशों के संविधान और प्रमुख राजनीतिक विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स, इन पर क्लासेस चल रही है दोस्तों। क्लासेस चल रही है जिसमें पहला ये प्रमुख देशों के संविधान वाली जो सीरीज है ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है और भौतिक भूगोल और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। वहीं थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान में दोस्तों लोक प्रशासन वाली सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र की जो सीरीज है दोस्तों वो भी कंटिन्यूअसली चल रही है। और आधुनिक भारत का इतिहास, बीए थर्ड ईयर में आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जो दोनों सीरीज है प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों कंटिन्यूअसली दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। और राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति पर भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर सीरीज जो कि हम अभी कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली मॉर्निंग में 6 बजे आपको प्राप्त होती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। इनसे दोस्तों कंप्लीट लेक्चर आप इनके ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। आज के दिन की शुरुआत करेंगे एनर्जी बूस्टर के साथ में, और आज का एनर्जी बूस्टर है हमारा, उनके सपने पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। दोस्तों ये एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए बहुत आवश्यक, बहुत ही प्रेरणादायक दोस्तों आपके लिए एक संदेश हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है कि किसी भी छात्र, जो कोई भी छात्र, जरूरी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से आता है। दरअसल ये सब दोस्तों एनर्जी बूस्टर के द्वारा जो आपको एनर्जी दी जाती है मॉर्निंग में, वो उन स्टूडेंटों के लिए है जो बीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो बीकर सेक्शन से आते हैं। बहुत ज्यादा सुविधाएं उनको उनके छात्र जीवन में प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों आपका बैकग्राउंड क्या है कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। बस आपकी लगन और आपकी कड़ी मेहनत आपका परिणाम दिखाती है। आपको परिणाम तक पहुंचाने का कार्य दोस्तों आपका बैकग्राउंड नहीं बल्कि आपके प्रयास करते हैं, याद रखिएगा। इसलिए जो भी बीकर सेक्शन से मेरे प्यारे दोस्त है जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि उनको जो है प्रारंभिक रूप से शिक्षा जो है बहुत अच्छे रूप से या बहुत अच्छे तरीके से, या कहें कि जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या जो हाई एजुकेशन सिस्टम का जो लाभ नहीं उठा पाए हैं, किसी भी कारण से, कई सारे कारण हो सकते हैं, वो सब स्टूडेंट ये बिल्कुल भी अपने दिमाग के अंदर इस बात को घर ना करने दे कि वो अपने जीवन में, अपने छात्र जीवन में कुछ कर नहीं सकते, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों आप बस हौसला रखिए, सब कुछ कर सकते हो। आप हौसला रखिए, कड़ी मेहनत करते रहिए, सब कुछ आप कर सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, जो आपके द्वारा किया ना जा सके, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों ये मोटिवेशनल कुछ 4 लाइन आपके लिए है कि सपने उनके जरूरी नहीं कि उनके पूरे हो जिनके बाप बड़े होते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, याद रखिएगा। तो जिद बहुत आवश्यक है एक छात्र जीवन के लिए, छात्र जीवन में जिद बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आज से ही, अभी से, अगर अभी तक आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज से और अभी से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक लक्ष्य बनाए कि आपको आगे क्या करना है, कितने सालों में, या कौन सी अचीवमेंट आपके जीवन का अहम लक्ष्य होगी। और उसके लिए दोस्तों जिद पर अड़ जाइए और टूट पड़े, और बिल्कुल जब तक वो हासिल ना हो जाए वो मंजिल आपकी, तब तक आपको सुकून नहीं आना चाहिए।
ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में शुरुआत करेंगे हम आज की सीरीज की, आज की डेली करंट अफेयर सीरीज की, जो कि हमें प्रतिदिन अपडेट कराती है, जिसमें आवश्यक जितनी भी चर्चा होती है, आवश्यक दिन के जितनी आवश्यक समाचार होते हैं, जितनी आवश्यक सुर्खियां होती है, उन सब पर हमारी चर्चा होती है। दोस्तों लगभग 10 से 12 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है, और वही आवश्यक क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ लाए जाते हैं, जो कि पूरे दिन से संबंधित होते हैं और आवश्यक करंट अफेयर के अंतर्गत दोस्तों पूरे दिन की आवश्यक सूचनाएं होती है, ताकि जिससे हम अवगत हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा इस सीरीज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कौन खिलाड़ी है दोस्तों, इसमें आपको खिलाड़ी का नाम बताना है, जिनको अभी अभी आईसीसी की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, अवार्ड का नाम आपको स्पेशली याद रखना है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो कौन है दोस्तों जिनको ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से है। ऑप्शन बी कुशाल परेरा, श्रीलंका से। या सी ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया से। या डी डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड से। दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरिल मिशेल ही वो खिलाड़ी हैं जिनको फिलहाल में दोस्तों आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना के लिए, दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डेरिल मिशेल आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, यही वो खिलाड़ी है जिनको उनकी खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों मिशेल जो है दोस्तों एक अकेले मात्र नहीं है, ये चौथे खिलाड़ी है जिनको ये इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है। इनसे पहले भी जो है यहाँ पर डेनियल विटोरी, एक मिनट पेन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर पता चलता है। डेनियल विटोरी, ब्रेडन मैकुलम और केन विलियम्स, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनको पहले भी ये अवार्ड मिल चुके हैं। ये इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति है। और इनको जो अवार्ड मिला है दोस्तों, वो अवार्ड इनको इसलिए मिला है क्योंकि 2021 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक विशेष रन लेने से मना कर दिया था। और तब से ही दोस्तों ये भयंकर मतलब अधिकतर सुर्खियों में आ चुके थे। और इसी खेल भावना को लेकर के ही इनको जो है ये आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में, पूरी दुनिया में अर्थात विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, उसकी डेट आपको बतानी है। तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन लाने का जो एक दोस्तों हमारा उद्देश्य होता है, वो सिर्फ आपको ऑप्शन में दिए गए आंसरों को रटवाना नहीं होता है, बल्कि जो क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है उससे संबंधित सारी आवश्यक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी आवश्यक जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे विश्व कैंसर दिवस, तो दोस्तों ये कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे मेन तो ये कैंसर दिवस बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, एक इसका पता होना चाहिए किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और चूंकि ये कैंसर दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जनता में इसके लेकर के जो है जागरूकता फैलाई जा सके, जनता में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके, जिससे कि जनता के अंदर दोस्तों जो है आतंक की स्थिति ना। देखिए आजकल क्या होता है कि कोई भी एक बीमारी आती है तो इंडिया की तो खासियत दोस्तों, हमारे देश में, हालांकि पूरे विश्व की यही स्थिति है कि जैसे ही कोई नई बीमारी आती है तो एक आतंक का माहौल बन जाता है, उस बीमारी को लेकर आतंक का माहौल बन जाता है ना। तो इस प्रकार की चीजें ना हो, इस प्रकार की भ्रांतियां न फैले, तो उसके जो कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि इस विशेष बीमारी से जनता को जागृत किया जाए, इसके कारणों को बताया जाए, इससे सुरक्षा के संसाधनों को बताया जाए, किस प्रकार से इससे सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका ये पूरा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो 4 फरवरी 2022 को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है।
और दोस्तों हर साल 4 फरवरी को ही इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। और साथ में ही 1933 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1933 से। और दोस्तों हर वर्ष इस दिवस की एक थीम रहती है। अब देखिए कैंसर दिवस में अब आपको यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि कैंसर के बारे में जनता में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1933 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जामों में पूछा जाता है और वो है कि कैंसर दिवस की थीम 2022 के कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो 2022 के कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। इसको आप रट लेंगे, थीम को तो हमेशा कभी छोड़े नहीं। थीम और डे और कब से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य, तारीख, कब से मनाया जा रहा है और उसकी थीम, ये आवश्यक याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कौन है? रमेश देव। देखिए निधन की जब भी हम बात करते हैं, निधन से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व ही होते हैं जिनसे संबंधित जो है यहाँ पर निधन की हम बात करते हैं, निधन पर क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रमेश देव जी जो है इनकी 93 वर्ष की उम्र में हाल ही में स्वर्गवास हुआ है। तो वो स्वर्गवास जिनका हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या वो लेखक थे? बी में क्या वो अभिनेता थे? या सी कवि? या फिर डी गणितज्ञ थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक अभिनेता थे। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। ये अभिनेता अर्थात कि रमेश देव जी जो है मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता रहे हैं। और 93 वर्ष की उम्र में अभी अभी इनका निधन हुआ है। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 450 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन आपको इसमें और बता दें कि इन्होंने जब शुरुआत की थी अपनी पिक्चरों की, तो उस समय इनकी 3 फिल्में शुरुआती दौर में ही कोई ज्यादा अच्छे सा परफॉर्म नहीं कर पाई। और तब से ही ये एक सहायक अभिनेता के रूप में कार्य करने लगे और सहायक अभिनेता के रूप में कार्य करते हुए ही ये अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। और तो दोस्तों ये आपने कई फिल्मों में इनको अभिनय करते हुए, एक सहायक अभिनेता के रूप में अभिनय करते हुए देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हाल ही में उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों? तो चीफ जस्टिस का मतलब समझते हैं आप लोग ना, चीफ जस्टिस अर्थात मजिस्ट्रेट। तो कौन सा पड़ोसी देश है जिसके अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं? ये उमर अता बंदियाल। तो उमर अता बंदियाल साहब कौन से देश से बने हैं? 4 ऑप्शन है। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और ये इनकी पिक्चर है दोस्तों। यही है उमर अता बंदियाल साहब। तो हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल नाम भी थोड़ा सा ना, ने पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस बंदियाल अब 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। चीफ जस्टिस के पद पर कब तक रहेंगे? 2023 तक रहेंगे। हालांकि हमारे लिए आवश्यक की न्यूज नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना तो आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल अभी जो है बंदियाल साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए पर्याप्त है, काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में। ऑप्शन ए रामनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी मदन मोहन त्रिपाठी, सी विजयपाल वैष्णव या डी राजकुमार नंदा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन त्रिपाठी साहब ही अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उनकी पिक्चर भी देख लेते हैं दोस्तों। यही है मदन मोहन त्रिपाठी साहब।
हाल ही में मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। जानकारी के लिए बता दें कि ये संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए अब ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो दोस्तों स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय अर्थात स्वतंत्र निकाय है, ये ना भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। और इससे पहले त्रिपाठी जो है नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? AKS त्रिपाठी, TKS माथुर, GAV रेड्डी या PKR राव साहब? तो दोस्तों कौन है रक्षा खुफिया एजेंसी? डिफेंस, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख अभी दोस्तों ऑप्शन सी में GAV रेड्डी को चुना गया है। GAV रेड्डी को चुना गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन और इनकी तस्वीर देख लेते हैं दोस्तों। यही है रेड्डी साहब। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और रेड्डी यहाँ इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लेंगे। दोस्तों अब इसमें देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको इनका नाम याद रखने के साथ ही साथ में आपको यह भी पता होना आवश्यक है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, अर्थात इनसे पहले DIA के प्रमुख कौन थे? DIA के प्रमुख रेड्डी से पहले कौन थे? तो ढिल्लो थे। कौन थे? ढिल्लो, KJS ढिल्लो। और अब ये रिटायर हो रहे हैं तो इनका स्थान जो है अब रेड्डी साहब लेंगे। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अपने 39 साल के करियर में ढिल्लो ने कई जगहों पर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कहां पर ये भूवैज्ञानिक उद्यान बनने वाला है। भूवैज्ञानिक उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन ए देहरादून, बी चंडीगढ़, सी जबलपुर या डी पणजी। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबलपुर में ही फिलहाल भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान की स्थापना की जा रही है, इसकी घोषणा हो चुकी है। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है भारत सरकार का, ये दोस्तों ये है, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है यही हमारा वो विभाग है। ठीक है, तो इसे जबलपुर जिले के लम्हेटा घाट में बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि लम्हेटा घाट जो है 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और इसी कारण से इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण ही पूरी दुनिया में ये लम्हेटा फॉर्मेशन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि प्रति वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 30 जनवरी को या 31 जनवरी को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। आर्द्रभूमि दोस्तों, आर्द्रभूमि से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये आर्द्रभूमि होती क्या है। दोस्तों आर्द्र भूमि वो होती है जो कि दलदली भूमि आपने देखी हो, कई जगह शायद पिक्चर भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार देखिए दोस्तों, जो आपको ये जमीन, ये जो भूमि दिख रही है आपको, जो ये विशेष दलदली भूमि दिख रही है, पानी से भरी हुई भूमि दिख रही है, जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली होती है, या फिर कहें कि जिस भूमि का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, दलदली होती है लेकिन उसमें कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, जैविक विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और इसी प्रकार की आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए जो है रामसर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, 1971 में
में जो है दोस्तों एक रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व के कई देशों ने इसमें भाग लिया था। तो 2 फरवरी 2022 को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत दोस्तों ईरान के रामसर से हुई थी। ईरान के रामसर, आपको इतना याद रखना है कि इसकी शुरुआत ईरान के रामसर से हुई थी और 1971 में पहला अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। और आगे चल करके 1997 में 1997 से के बाद से दोस्तों हर वर्ष, हर साल 2 फरवरी को ये दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों आपको बताना, भारतीय तटरक्षा बल ने अभी फिलहाल में ही अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन में है आपको 43वां, ऑप्शन बी 46वां, सी 49वां या 51वां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 46वां जो है इन्होंने स्थापना दिवस अभी अभी मनाया है। तो दोस्तों जो इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन है, आईसीजी, इन्होंने अभी अभी अर्थात कि अभी अभी 46वां अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षा बल ने। तो 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षा बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिवस को भारत के उन संगठनों के सम्मान में मनाया जाता है जो समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं, बस आपको इतना दोस्त विशेषकर याद रखना है कि जो तटरक्षा बल है दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा, भारतीय तटरक्षा बल, तट रक्षा बल, तो समुद्र की रक्षा करने वाले जो हमारा एक पूरा संगठन है दोस्तों, उस संगठन ही जो पूरे तट की रक्षा करता है। अब आपको पता है कि हमारा भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए होने के कारण भारत का अधिकतम भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे कि वहां पर रक्षा की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार के उन तटों की रक्षा करने के लिए ही हमारा एक विशेष बल होता है, विशेष सेना बल होता है, जिसे हम तट रक्षक बल कहते हैं। और इसी ने अभी अभी 46वां अपना स्थापना वर्ष मनाया है। और दोस्तों ये दुनिया में, पूरे विश्व में ये तटरक्षा बल इतना शक्तिशाली है, इतना सुदृढ़ है कि पूरे विश्व में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से बस आपको जितना याद हो रखना है मैं उतना भी आप कवर करवाते चल रहा हूं, जो अनावश्यक बातें हैं उनको मैं छोड़ते हुए भी चल रहा हूं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो कौन खिलाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर आपको खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 को जीता है। ऑप्शन ए है गुरविंदर सिंह, 2 मनदीप सिंह, PR श्रीजेश या नीलकंठ शर्मा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, PR श्रीजेश। इनको दोस्तों आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रही है दोस्तों, यही है PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर है। और इन्होंने ही 2021 में अपना शानदार प्रदर्शन किया और इसी हेतु ही इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और यह पुरस्कार जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। तो अब बात यहाँ ये उठती है, तो इनसे पहले भी ये जो अवार्ड था, एथलीट गेम का जो अवार्ड था, ये किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये है रानी रामपाल। इनको 2019 में ये पुरस्कार अपने खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की सीरीज होती है कंप्लीट। दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा, अगर आप हमारे नए चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमें आप व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट हमें व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिससे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे सभी क्लास नोट, सभी का मतलब सभी, सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी विस्तार पूर्वक हमारी क्लासेस चलती है दोस्तों, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन, सभी क्लास का टाइम शेड्यूल, सभी क्लासेस के जो भी हमारा दोस्तों लिंक होती है क्लासेस की, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ में, नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत